13 या 13.5 घंटे का कोई फिगर ऐसे निकल के आ रहा था। मैंने कहा नहीं, इतना तो नहीं करेंगे खत्म, इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। सो आई टू क्या, बीच में पानी की धाराएं भी आ रही थी और उधर की तरफ उतरते समय धाराएं ज्यादा चौड़ी थी, वाइड थी चढ़ते समय के बजाय। तो करते करते हम लोग 17 किलोमीटर तक अगेन नॉन स्टॉप दौड़े। मेरे पास सब पानी वानी सब खत्म हो चुका था, क्योंकि इसी दौरान में हमने जितने रनर्स हमसे आगे थे हमने सबको पीछे छोड़ दिया था। वो बड़ी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग सेकंड पोजीशन पे चल रहे हैं। ओके। अब एक हेल रेस में सेकंड नंबर पे आना बड़ा ही, और वो भी पता नहीं कि आप आ चुके हो, तो वो बड़ा ही इमोशनल समय हो गया था। तो आई क्राइड अ लॉट देयर। मैं ऑलमोस्ट हर रन खत्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा रोया हूँ। शायद मैं कहूंगा कि वो पहला, शायद वही एक ऐसा रन था जो मैंने जैसा प्लान किया था वैसा हुआ। उनका जो स्टेडियम रन था, I actually wanted to do 65 kilometers in 6 hours. Yes, that was my first ultra podium. Yes, तो सीखो सबसे, लेकिन अपनी इक्वेशन खुद सोल्व करो। Yes, मुझे बता दो, मैं इतने 5 किलोमीटर इतने मिनट में करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ आप कैसे से ट्रेनिंग प्लान करो। बट एग्जैक्टली आपने जब वो 5 किलोमीटर 20 मिनट्स में किए थे या जिस भी टाइम में किए थे, आपने किस लेवल तक खुद को पुश किया था? आप बिल्कुल डेड हो गए थे या नहीं, आपके लिए कंफर्टेबल था वो? तो ये सब चीज रनिंग के लिए रनिंग जरूरी नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं विशाल भाई, जो कि बहुत ही अच्छे रनर हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे रनिंग में। स्टार्टिंग में जब मैंने रन शुरू ही किया था, और तब उस टाइम ये बहुत अच्छा रन करते थे, अभी बहुत अच्छा रन करते हैं नो डाउट। तब मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये इतना अच्छा रन कर कैसे रहे हैं। मेरी मतलब हालत ख़राब हो जाती थी इनको फॉलो करने में ही, और ये बहुत अच्छा रन करते थे एग्जैक्टली, और अभी बहुत अच्छा करते हैं। और आज मैं इनसे मिला हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इन्होंने रनिंग स्टार्ट की, वगैरह वगैरह। जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज। आपके क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं इन तक पहुँचा दूंगा। और आप इनसे डायरेक्टली खुद भी कनेक्ट हो सकते हैं। इनके इंस्टा प्रोफाइल पर, इनका इंस्टा प्रोफाइल है अमेजिंग विशाल अमेजिंग है। यस, तो आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं आराम से, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन जब मुझे भी इंजरीज होती हैं, मेरे हुई भी थी, मैंने भैया से डिस्कस किया था, इन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे कौन कौन एक्सरसाइजेज करनी है, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और तब से अभी तक तो टचवुड मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है, ना ही मुझे सेम इंजरी में कोई पेन ऐसा कुछ फील हुआ है। खैर, जो भी है अब स्टार्ट करते हैं। तो विशाल भाई, आप बताइए आपको किसने इन्फ्लुएंस किया रनिंग के लिए? कैसे आपको लगा कि आपको रन करना चाहिए, या कैसे आपका मन किया इतना ज़्यादा रन करने का, स्टार्ट करने का? ज़्यादा से पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं रनिंग में आया कैसे। मैं योगा किया करता था, और 1 डेढ़ साल के करीब मुझे हो चुका था योगा करते हुए, और मैं योगा को और इम्प्रूव करना चाहता था। तो योगा में ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आप कोई पोस्चर होल्ड करते हो तो आप उसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, करेक्टली कैसे होल्ड करना है, तो उसमें होल्ड करते हुए आपकी ब्रीदिंग सही होते रहनी चाहिए। दैट वाज द आइडिया। आई थॉट कि ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए रनिंग से बेटर कुछ नहीं है। और भी चीजें हैं, जैसे आप स्विमिंग कर सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो, बट एज ए बेसिक ह्यूमन आपके माइंड में ये आएगा कि यार ठीक है, रनिंग शुरू किया जाता है, कर सकते हैं। तो मैंने 5 दिन में योगा करता था, और मैं एक दिन सैटरडे मैंने रनिंग शुरू की। तो उस समय मैं गोल चक्कर से लेकर के GS7 तक एक राउंड लेता था सिर्फ। और मेरे मैक्सिमम 2 या 3 राउंड के बाद मेरी हालत खराब हो जाती थी। कितना किलोमीटर हो जाता था लगभग उस समय? मैं मैक्सिमम, मुझे जहाँ तक ध्यान है, 3 या 4 किलोमीटर भी मुश्किल से कर पाता था। 15-20 मिनट का ही रन मुश्किल से कर पाता था। सो पर्पस यही था। धीरे धीरे अप्रैल, मुझे जहाँ तक याद है, अप्रैल में मैंने ऐसे कुछ रनिंग स्टार्ट करना शुरू किया था, 2-3-4 किलोमीटर। और ऐसे ही एक दिन रनिंग करते करते हम लोग टकरा गए आपस में। तो एक तरफ से मैं आ रहा था, और एक तरफ से अनुराग और दीप पुजारी और कुछ लोग और थे जो मुझे अब याद नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी समय पुरानी बात हो गई है। तो हम लोग आपस में मिक्स हुए। तो वहां से फिर मैं CRC क्लब में ज्वाइन किया, और मुझे CRC का पता चला। आई थिंक CRC को मैंने ज्वाइन किया था 2019 में। तो आज ऐसे कह सकते हो कि यही पीरियड था जब मैंने CRC को ज्वाइन किया था। इट वाज अ मॉनसून सीजन, आई गेस। तो आज 5 साल से मैं CRC में हूँ, और उस समय मैं मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक ही पहुंचा था।
3 या 4 महीने की रनिंग के बाद। मुझे नहीं पता था कि रनिंग कैसे की जाती है या रनिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि अपने साथ अगर मैं एक बोतल पानी भी अगर कैरी कर रहा हूँ तो ये गलत है, आप क्यों इतना भार लेकर के चल रहे हो। Obviously, समझ सकता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर मैं सीआरसी ग्रुप में आया। सीआरसी ग्रुप में आने के बाद लोगों से पता लगा कि नहीं, पानी तो कैरी करना चाहिए ताकि आपको हाइड्रेशन सपोर्ट मिलता रहे। आप एक्चुअली अपने आप को ड्रेन कर रहे हो और आपकी बॉडी बर्न कर रही है। कूल डाउन करने के लिए पानी चाहिए, हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए, आप जो स्वेट लॉस कर रहे हो उसके लिए पानी चाहिए। तो इट इज नॉट समथिंग दैट विल एड वेट ऑन यू, इट विल समथिंग दैट विल पुश फार्दर टू यू। तो जैसे ही ये चीज पता लगी, इलेक्ट्रोल का पता लगा, फास्ट एनअप का पता लगा, एनर्जल का पता लगा, तो इमीडिएटली एक छोटे से चेंज से मैं 5 से 10 किलोमीटर पहुंच गया था विद इन अ मंथ, आई वुड से। तो गाइज आप लोग समझ रहे होगे हाइड्रेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आप रन करते हो तो हाइड्रेशन प्रॉपर लो ताकि आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाओ। जी। तो मेरा पहला 10 किलोमीटर था क्रोनोस, और मैं जब क्रोनोस रन के लिए जा रहा था, मैं विमल, अंकुर एंड रंजीर एक और रनर हैं, तो वो हम लोग 4 लोग सुबह क्रोनोस के रन के लिए जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या ही करने जा रहा हूँ। एक 10 किलोमीटर का रन था, बट मेरी एक्साइटमेंट कुछ डिफरेंट ही लेवल पे थी। मैं इस तरह से कभी किसी इवेंट में नहीं गया था, वो मेरी पहली लाइफ की ही पहली इवेंट थी। सो बहुत अच्छा लगा इतने लोगों का एंथुजियाज्म देख करके, और एक हजूम देख करके। और उस रन में भी मेरा कोई ऐसा बहुत अच्छा टाइम नहीं था, शायद 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा और 5 मिनट का टाइम लिया था मैंने। तो इट वॉज अ क्वाइट एवरेज टाइम, बट ओवरऑल इट वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, क्वाइट अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। September 15 जहां तक मुझे याद है was my first Cronus run, 14 या 15। उसके नेक्स्ट वीक हम यशोदा में गए, वहां भी मेरा 10K था, बट और फ्लाईओवर पे था, बट विद इन ए वीक बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस वही टाइम 5 मिनट इम्प्रूव हो गया था, 4 मिनट। तो Okay. 1 घंटा 1 मिनट में कंप्लीट हुआ था। एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड, सितंबर के बाद अक्टूबर मैंने अपनी पहली हाफ मैराथन की। और उसके साथ भी हाफ मैराथन के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था जो मुझे अभी तक याद है। एंजाइटी और नर्वसनेस की वजह से रात को सोते समय दरवाजा बंद करते हुए अपने टो पे मैंने दरवाजा इतनी जोर से मेरे लग गया था कि वो सूज गई थी उंगली। और मैंने सबको ये बोला हुआ था कि सब मेरी गाड़ी से चलेंगे, और पता नहीं मैं उस समय किस स्टेट ऑफ माइंड में था कि मुझे चोट लग गई है और सब लोगों को मैं बोल चुका हूँ कि मेरी गाड़ी में चलेंगे, और अभी इस समय रात के मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, कैसे ना कैसे करके पहले तो नींद की कोशिश की गई। हार्डली मैं 2 या ढाई घंटे ही सोया होऊंगा उस रात को। और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में लोगों से मिला तो मैंने बोल दिया कि आप लोग ड्राइव करो, मैं तो ड्राइव भी नहीं कर पाऊंगा और मैं तो रन नहीं करूंगा। Okay. पर साथ में चलूंगा मैं, पता नहीं क्यों साथ में चलूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, साथ में हम चले गए। और वहां पर मेडिकल कैंप लगे हुए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और मैं उसमें फिंगर पे कॉटन लपेट करके शूज पहन करके गया था। तो मैंने उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे मुझे चोट लगी है, क्या मैं रन कर सकता हूँ। एंड दैट गाय सो कैजुअली टोल्ड मी, रुई हटा दो और दौड़ो। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब इसके लिए तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है। अब माइंड से जो जिंक्स था वो थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन, एक गोल की तरफ चला गया था कि चलो आ गए हैं, और ये अगर डॉक्टर बोल रहा है तो कोशिश करके देखते हैं। एक काम करते हैं, कोशिश करके देखते हैं। इट देयर वाज नो क्लैरिटी कि मैं कितना कर पाऊंगा, कब कर पाऊंगा, मेरा पैर सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर थोड़ा थोड़ा रन करना शुरू किया। पहले 2-3 किलोमीटर तक ट्रबल हो रही थी, पैर नहीं चल पा रहा था, बट बाय द टाइम जैसे ही वार्म अप हुआ तो वो सूजन की पेन दूर हो गई। एंड समहाउ मैंने वो जो हाफ मैराथन थी वो 2 घंटे 9 मिनट में कंप्लीट की, इंजरी के बाद, जस्ट नाइट बिफोर। तो वो बड़ा ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा मेरा। तो उसके बाद सेम ईयर कुछ लोगों का प्लान था 100 किलोमीटर करने का, तो
आई वॉज देयर टू सपोर्ट दोज पीपल एंड उसमें मैंने प्रैक्टिस में ही अपनी पहली फुल मैराथन की थी, जो कि आई बिलीव 5 घंटे से भी ऊपर में जा करके ख़त्म हुई थी। मेरा टारगेट उस दिन का 35 किलोमीटर का था, बट somehow, extra किया आपने। हाँ, somehow again with push of some senior people in the group, तो I opted for a full marathon, my first full marathon, or I completed that within 5 hours or I think 15 minutes or 20 minutes। तो ये था कि बस कंप्लीट करना है। तो 2019 खत्म हो गया, 2020 तक आते आते I was able to do some good runs, like I could finish a full marathon by 4.5 hours, which is a good average pace, I would say। बहुत लोगों के लिए नहीं होगी, बट Yes. मेरे लिए वो सही उस है, टाइम पर काफी सही थी। तो बट 2020 में with the start of COVID, so all when everything shut down, I was also locked in, and जब 6 महीने बाद घर से बाहर निकले, तो उस समय again फिर I was back to the stage when Zero I से start करना started था। when I started running। 5 किलोमीटर करने में भी ऐसा लग रहा था कि पैर उठ नहीं रहे हैं, और सांस फूल रही बॉडी जो सांस फूल रही है, फेफड़े सांस नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी जल्दी सब भूल चुका हूँ। बट अगेन फिर वो पिक किया गया, तो 2021 में वापस 3 से 4 महीने लगे वापस अपने आप को पिक करने में। और उसमें सबसे बड़ी जो आई वुड से एक लर्निंग फैक्टर रहा था कि 2020 में जब मैं वापस आया कोविड से, तो आई स्टार्टेड टू पुल माई सेल्फ लॉट क्विकर देन इट वाज सपोज टू बी। मैंने बहुत जल्दी माइलेज बढ़ानी शुरू की, तो मेरे को आईटी बैंड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, विच इज वेरी कॉमन थिंग विद द रनर। एक तरह से आशीर्वाद ही है कि भैया तुम्हें आज आईटी बैंड हुआ है, बधाई हो। तो मुझे भी हुआ, विच सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और देन आई रियलाइज कि अगर आप बॉडी पे लोड डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी में भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस लोड को संभालने के लिए। और योगा, बाय द टाइम मैं सिर्फ योगा के थ्रू ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया करता था, तो आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू द जिम। 2020 नवंबर में मैंने जिम स्टार्ट शुरू की, एंड फॉर फर्स्ट 3 मंथ आई जस्ट लर्न और डिड द वेरी बेसिक थिंग इन द जिम। मेरे को जिम का कोई आइडिया नहीं था, पर 3 महीने की जिम के बाद मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट मुझे मिला कि मैंने फर्स्ट FMPB हिट कर दिया, विच वॉज 3 hours and 37 minutes, विच वॉज वे टू अनइमेजिनेबल थिंग। बहुत सा टाइम। उस समय इंटरवल बहुत ज्यादा हम किया करते थे। एवरी वीक देयर यूज्ड टू बी 1 इंटरवल एंड 1 टेम्पो सेशन। आई डोंट नो कि वो समय कैसे हुआ करता था, आई डोंट नो, बट इंटरवल और टेम्पो की वजह से एंड्योरेंस बड़ी जल्दी अपलिफ्ट हो रही थी उस समय। तो ये हिट किया। उससे पहले, अच्छा, उससे पहले मैंने जब ये ट्रेनिंग सेशन शुरू किया था नवंबर 2020 के बाद, जिम शुरू करने के बाद मैंने एक फुल मैराथन की थी आनंदपुर साहिब में। दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल फुल मैराथन काइंड ऑफ, सॉरी, सेकंड ऑफिशियल फुल मैराथन। उससे पहले एनडीएम की थी। एनडीएम में भी मेरा टाइम 4 घंटे 37 मिनट था वो। और उसके बाद फिर जब आनंदपुर साहिब फुल मैराथन की, आनंदपुर के बाद जब और आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की, और फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि अब थोड़ा सा अल्ट्रा की तरफ चला जाए। तो आई थिंक 2021 में ही मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रा रन अचीव किया। कितना डिस्टेंस था वो 51 किलोमीटर था। 51 किलोमीटर। यहीं पर क्रॉसिंग में किया था, कहीं बाहर किया था आपने? यहीं क्रॉसिंग में ही किया था। तो क्रॉसिंग ही जो है ना जननी है, बहुत डिफरेंट जन्मभूमि है, अलग अलग तरह के एडवेंचर्स की। तो टारगेट था उस दिन का 45 किलोमीटर का, लेकिन 45 के बाद आई वॉज फीलिंग प्रेटी गुड, एंड मैंने अनुराग को कॉल किया था। उस समय अनुराग से मैं गाइडेंस ले रहा था, तो आई सेड कि 45 हो गए हैं, 50 कर लूं। तो ही सेड okay, let's do it. So he was on a different part of the road, so he came back and then he joined me, and we
डिड दी 50 किलोमीटर। जब 50 हो गए तो उन्होंने बोला हो गया 50, मैंने कहा नहीं, पहला शगुन रन का है, कर लेते हैं। पहला रन है तो इसको जो ना जोड़े पे नहीं खत्म करेंगे। तो शगुन आप 1 रुपया इसलिए जोड़ते हो कि आप वो जोड़े को आप तोड़ हाँ, सकते हो, लेकिन ओड को आप तोड़ नहीं सकते। तो शगुन का कंसेप्ट है। तो मैंने कहा नहीं, ये पहला रन है 51, तो उसको 51 पे खत्म करेंगे। तो वहां से जो 51 की जो परंपरा थी, वहां से शुरू हुई। वहां से शुरू हुई। तो वहां पहला अल्ट्रा रन किया। उसके बाद एक मैंने सेम ईयर 15 अगस्त को आई ट्राई टू अटेम्प्ट 75 किलोमीटर, बट I was too immature to handle the night run. I Okay. didn't had much experience on how to handle the night run, how to handle the fatigue of being sleep deprived. So आप रनिंग में कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत तो अपने आप को खींच लोगे, बट जब आप स्लीप आपको जब हिट करती है तो वो बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है। तो 12 बजे रन शुरू किया, 2-2:30 बजे तक आई वॉज डूइंग प्रेटी गुड। बट जैसे ही मुझे स्लीप का प्रेशर फील हुआ, आई कंप्लीटली गेव अप। तो 2:30 बजे से 4 बजे तक मेरी हालत बहुत टाइट थी और टारगेट से मैं बहुत ऑफ जा चुका था। इनफैक्ट फॉर गुड 20 मिनट्स आई स्लेप्ट ऑन दी द साइड्स ऑफ side of the road good 20 minutes. I didn't came back, but I thought कि इसको जो टारगेट था 7-8 बजे तक करने का, वहां तक तो करेंगे। मैं 20 मिनट तक वहां सोया। उसके बाद थोड़ा सा आई गेन माई कॉन्शियसनेस एंड आई रियलाइज कि कितना हो चुका और मैं कितना कर सकता हूँ। बट इवन दैट व्हेन आई ट्राई टू पुल माई सेल्फ बैक, आई कुडंट डू इट। सो वो एक कह सकते हैं कि मेरा पहला लाइफ का एक डीएनएफ मैं अपने आप को बोलूंगा, इनफॉर्मली डीएनएफ था वो, जिसमें मैं अपने टारगेट को जो सोच करके गया हूँ वो अचीव नहीं किया। या आप ऐसा कह सकते हो कि वो ऐसा रन था जिसकी आपने तैयारी प्रॉपर नहीं की, या वो थोड़ा सा आप जल्दी स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल Habit आ बिल्कुल गई, बिल्कुल, habit आ गई। बिकॉज उसमें सबसे बिगेस्ट इंग्रेडिएंट जो था, जो कंपोनेंट था, वो था स्लीप डिप्राइव्ड, बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड। So Okay. I had no idea. I didn't tried that before, and I just attempted right in the middle of the uh, event day. You can say that was the big day, planned day. The D day. जब आपको करने जाना है उसी समय आप स्लीप डिप्राइव्ड ही जा रहे हो। उससे पहले कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया गया था स्लीप Yes, डिप्राइव्ड yes. रहने का। आपने मुझे बताया था एक रन में कि आप जो लास्ट मैन स्टैंडिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है एक नाइट रन की, जो बताइए रहा क्या था वो। तो इसके बाद में था, वो पहले था? इसके काफी बाद में था, इसके काफी बाद में था। तो इसके बाद हमने लखनऊ में 80 किलोमीटर किया था 12 आवर्स में। वो रन को मैं फिर इससे लर्निंग लेकर के मैंने उस रन को काफी एक क्यूरियोसिटी माइंड से अटेम्प्ट किया। मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि 12 घंटे खड़े रह करके देखना है कैसे क्या होता है। तो उस रन में भी मेरी काफी हालत खराब हुई थी। फॉर द फर्स्ट 6-7 आवर्स आई वॉज डूइंग प्रेटी गुड, बट उसके बाद बीच में 2-3 घंटे में मेरी हालत काफी खराब हुई थी। उसके 3 हफ्ते बाद मेरा एक्चुअल स्टेडियम रन था JLN में। दैट गेव मी अ गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग कि आपको अगर खड़े रहना है तो क्या क्या चीज़ों पे काम करना है। तो उसमें मेरी सबसे बड़ी कमी थी कि मैंने हाइड्रेशन और एनर्जी पे फोकस नहीं किया था। ओके। लखनऊ वाले रन में? लखनऊ वाले रन में। हाँ, तो उसका 6 घंटे के बाद सुना था मैंने। 6 घंटे के बाद मैंने बहुत आई टुक इट वेरी कैजुअल कि 6 घंटे निकल गए हैं, अगले 6 घंटे में आराम से निकाल लूंगा। और I did it deliberately. I was just doing it because I had no idea how to strategically plan your runs. But that failure again, that hit again gave me another set of learning कि अब मेरा जो 12 आवर्स का स्टेडियम रन है वो मुझे कैसे प्लान करना है। सो दैट वाज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड कि कितने घंटे में कितना होना चाहिए, किस पेस पर होना चाहिए, और हर घंटे में या हर थोड़ी देर में आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनाइजर से सिर्फ पानी लेते हैं, तो उसी तरह से वहाँ भी हम अपना ही पूरा राशन लेकर के गए थे और कि क्या क्या खाना है, कब खाना है। तो वहाँ पर भी आई रिमेम्बर JLN स्टेडियम रन में, although it was the complete run was one of the adventure itself। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं 10 घंटे में 101, 12 घंटे में 101 किलोमीटर कर लूंगा। मैं 6-7 घंटे तक 7 घंटे तक मैं काफी अच्छा चल रहा था, और 7 घंटे के बाद लगभग
मुझे 72 कुछ किलोमीटर पे कुछ राइट साइड में 3 किलो। मसल पुल हुआ। तो उस समय शाम हो चुकी थी, मुझे इतना ध्यान है, शाम हो चुकी थी और मैं फिजियो के पास गया, फिजियो ने कुछ स्ट्रेच किया और मैंने कुछ खाया पिया और तो देन आई अगेन रीगेन्ड माय कॉन्शियसनेस और मैंने टाइम देखा मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 12 आवर्स में 100 नहीं कर पा रहा था उस समय। बट somehow आई प्लग्ड इन माय ईयरफोन्स, मैंने अपनी प्लेलिस्ट लगाई, मेरे को म्यूजिक से पंप मिला, थोड़ा मैं रिकवर भी कर चुका था उस समय, तो कॉन्शियसनेस वापस मिल चुकी थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पुल करना शुरू किया। तो 75 किलोमीटर ऑनवर्ड, आई थिंक 92 किलोमीटर तक आई रैन नॉन स्टॉप विद सब 6 पेस, 5:30 5:45 की पेस पे दौड़ा था मैं। और आई वॉज विद दैट स्पेल आई वॉज वेल विद इन रीच ऑफ डूइंग कंप्लीटिंग दी 100 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स। तो और वो समाव हो भी गए। नहीं, उसके बाद ये तो मुझे पता है, एक्चुअली आप बहुत अच्छा पुश करते हो गाइज। मेरे पास एक छोटा सा किस्सा है इसके बारे में, जब एक्चुअली वो बताएंगे भैया बाद में स्टोरी वाली, जो 12 इन्होंने 24 आवर्स रन किया था क्रॉसिंग में ही। तो 30 किलोमीटर मैंने मॉर्निंग में इनके साथ ही किया था, फिर रात को मैं दोबारा आया 10 किलोमीटर या 1 आवर के लिए पुश करने, मतलब साथ में रन करने के लिए हम लोग आते हैं सपोर्ट के लिए। तो जब मैं आया तो सारे रनर्स जितने भी थे थके हुए थे, कोई सोना चाहता था, कोई कुछ कर रहा था। मैं विशाल भाई को मिला और ये रन कर रहे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, शायद काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका था, आई थिंक अब 12 आवर्स के अराउंड हो चुके थे। और मैंने इनके साथ रन किया, मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर रन किया, और ये सारे किलोमीटर 6 के अराउंड सब 6 जा रहे हैं। और मैंने किसी को मतलब इस तरह से पुश करते हुए नहीं देखा है आज तक। जब इन्होंने मुझसे कहा, जब वो 1 आवर हो गया, इन्होंने टारगेट उन्होंने शायद ऐसा कुछ रखा होगा, तो ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी भैया की। वो उन्होंने कहा कुछ इस तरह से बोला था, जनेंद्र खाना आ गया है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो आवाज़ इतनी डाउन थी, मैं समझ पा रहा था इन्होंने किस लेवल तक खुद को पुश किया हुआ है। गाइस, हम लोग जब पुश करते हैं ना, तो बॉडी से उस लेवल तक एनर्जी निकल जाती है कि आवाज़ भी नहीं निकलती, कई बार हम सोच भी नहीं, दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता है ठीक से। उस लेवल तक पुश करते हैं, तब इतने ऐसे जो अचीवमेंट्स होते हैं 24 आवर्स या उससे भी ज़्यादा, या 10 आवर्स में 100, जो भी हम टारगेट लेके चलते हैं, वो रियली बहुत टफ होते हैं। हाँ भैया बताइए, अब बता रहे थे। जहां तक मुझे याद है तुम 8 से 9 वाले स्पेल में आए हाँ थे। मैं आया था, हाँ मुझे याद है। मतलब मैं शॉक था कि एग्जैक्टली मैं सुबह 30 कर गया हूँ, मुझसे नहीं दौड़ा रहा है, बट एग्जैक्टली मैं तब तक ठीक ठाक रन करने लगा था। तो फिर मैंने भैया के साथ किया, पर स्टिल आप बहुत, मतलब मैं शॉक था, लेकिन मैं आगे से भीड़ हटा रहा था, बस भैया रन किए जा रहे थे उस फ्लो में। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा तेज तो नहीं भाग रहा हूँ, पर ये अच्छे से रन कर रहे थे, तो मैं ब्रेक नहीं देना चाहता था वहाँ पे। मैं नहीं चाहता था उनका फ्लो टूटे, पर बहुत मजा आया था मुझे, और मैं बाद में सोचता रहा कि क्या ही क्या आई आपने। थिंक दैट ब्रॉड मी टू द पॉइंट कि ऐसा मुझे क्या मिला अल्ट्रा रनिंग में जाने से। देखो, एक 10 या 15 किलोमीटर करके भी आप अच्छा रन कर सकते हो, हेल्थी रह सकते हो, एक obviously, बहुत अच्छे एक हेल्दी लाइफ जी 5 to सकते 10 हो, किलोमीटर इज इनफ। हाफ हाफ मैराथन कर सकते हो, फुल मैराथन भी कर सकते हो। बट ऐसा क्या है कि आपको बस दौड़ते ही रहना है। आवर्स एंड आवर्स हाँ, रन किए जा आपको रहे दौड़ते ही रहना है। तो समहाउ आई फेल्ट लाइक कि एक टाइम के बाद आप एक ऐसी जोन में चले जाते हो जहां आप अपने आप से या अपनी सोल से इस तरह से कनेक्ट हो जाते हो कि आपको ये फील ही नहीं होता है कि आप किसी पेनफुल स्टेट में भी हो या किसी ऐसी अनप्लेजेंट स्टेट में भी हो या ना हो, हो। कहाँ किस स्टेट में हो। तो वो एक, जिसे बोलते हैं ना कि शून्य की स्थिति उत्पन्न हो यस, जाती है। मैं प्रॉपर समझ सकता हूँ ये कंडीशन। तो वो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब आप कुछ भी रियलाइज करने से आप परे हो जाते हो। तो उस समय वो एक तरह से ना, वो भी एक तरह का नशा सा ही हो गया हाँ। कि वो उस चीज को, उस फीलिंग को बार बार महसूस करना है। हम्म। तो इसलिए अल्ट्रा रन में जाने का ना बस यही एक कह लो कि रीजन है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वांट टू हिट दैट मेडिटेटिव स्टेट। जितने भी अगर आप अल्ट्रा रन बोलोगे या पूछोगे, तो एक्चुअली में अल्ट्रा रनिंग फिजिकल से ज्यादा मेंटल गेम है। मेंटल गेम है। तो आपको अपनी एंड्योरेंस, अपना मेंटल टफनेस आप किस लेवल तक जा सकते हो, लेके जा सकते हो, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके और आपके सोल के बीच में कोई गैप नहीं है। एंड व्हेन आई से गैप, वो गैप का मतलब आप अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो आपके मन में है। और जब आप उस स्टेट पे अचीव
कर ले जाते हो, जब आप पहुंच जाते हो, तो आपको जो एक अलग सा एक ऑरा और एक एनर्जी मिलती है, दैट कीप्स यू स्टे देयर। आप उसको फील करने के लिए ही वहीं रुके रहते हो। बॉडी तो चलो रिकवर हो जाएगी चाहे कैसे भी है, विद टाइम आप इतना सीख जाते हो कि कैसे अपने आप को रेस्ट भी देनी है, रिकवर भी करनी है। बट वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ आप उस मेडिटेटिव स्टेट को हिट करते हो और उसमें बने रहते हो, तो आई थिंक दैट इज द रीजन कि मैं अल्ट्रा रनिंग में हूँ। मेरे को उसमें उस स्टेट में बार बार जाना पड़ता है, बिकॉज एक एक तरह से एक बस चक्की चल रही है। हाँ ऑब्वियसली। आप दौड़ रहे हो, बस चक्की चल रही है, और चलते 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 बाकी सारी नॉइसेस आर जस्ट फेड्स अवे, एंड देयर इज जस्ट यू एंड योर मेंटल स्टेट एंड योर इमोशनल स्टेट, नथिंग एल्स। आप अपने आप के साथ इतना जुड़ जाते हो। मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे फील करते हैं। बहुत सारे अल्ट्रा रनर से मैंने सुना है, वो कहते हैं अगर आपको सच में भगवान से बातें करनी है तो आप अल्ट्रा रनिंग चूज करो। नॉर्मल आप ठीक है बॉडी 24 आवर्स हो गया, या आप जो भी लॉन्ग रन जाओगे ना अल्ट्रा रनिंग में, तो आपको फील होगा जब आप पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, तो बस आपका कनेक्शन बन जाता है। हमारे ऋषि मुनि कैसे तपस्या किया करते थे, वो अपने आप को कष्ट दे करके तपस्या करते थे। वो क्यों करते थे तपस्या? वो इसीलिए करते थे कि उनको एक ऐसी स्टेट में पहुंचना होता था जहां पर वो एक इल्यूजनिस्ट स्टेट से निकल करके एक रियलिटी स्टेट में जाकर के देख सकें कि चल क्या रहा है। अगर आप देखो एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तपस्या कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? वो सही बात, वो कष्ट दे करके अपनी सोल को झंझोड़ रहे हैं कि नाउ यू हैव टू वेक अप। आपकी सोल जब वेकअप हो जाती है, वो जो कहते हैं ना कुंडली जागरण और वो सब चीजें, तो आपकी सोल जब कनेक्ट होगी तभी तो आप भगवान से बातें करोगे। जब सोल ही अंदर से मरी हुई है तो आप भगवान आकर के भी खड़ा हो जाएगा तो आप किससे बातें करोगे? आप तो फोन में घुसे हुए हो, या टीवी में हो, या कहीं मार्केट में हो, ऑफिस के प्रॉब्लम्स हैं, वहां आप अपने सोल के साथ नहीं चल रहे हो, वहां तो आप ड्यूटी का एक लोड लेकर के चल रहे हो। तो जब तक लोड है बॉडी में तब तक आप खुल नहीं सकते। तो आई थिंक दैट कुड बी ए रीजन कि अल्ट्रा रनिंग में क्यों इतना फन है। ये तो है एक्चुअली। बाकी आपको जो जैसे जनरली होता है कि कभी ऐसा होता है मन नहीं कर रहा ट्रेनिंग करने का, जाने का मन नहीं कर रहा, कौन सी क्या ऐसी चीज है जो आपको हमेशा पुश करती है कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कि नहीं मुझे यार ट्रेनिंग के लिए जाना ही जाना है, मुझे जिम जाना ही जाना है इतने दिन, या जो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, आप कैसे उसको फोकस रहते हो उस चीज पे? देखो, शुरुआत में ऐसा मुझे जरूर रहता था, मैं कोशिश करता था कि ट्रेनिंग सेशन मिस ना हो, क्योंकि उस समय वो नीड थी, एक डिसिप्लिन थी। आप विद इन ए डे आप उस स्टेट में नहीं आ सकते कि मुझे अपने आप को एक डिसिप्लिन एथलीट या पर्सन बनाना है। दैट इज ए पीरियड, दैट इज ए प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस से होकर के जाना पड़ेगा। और जब आपको लगेगा कि हाँ मैं डिसिप्लिन स्टेट में आ चुका हूँ, देन आप उस प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछो कि आपको अगर लगता है कि आपका मन नहीं है तो क्या पुश करते हो, आई वुड से कि मैं आई टेक कॉल समटाइम्स कि मुझे अगर लग रहा है कि नहीं मेरी ऑफिस की कमिटमेंट आ रही है, या मैं कल बहुत ज्यादा थका हुआ था, मेंटली भी थका हुआ, तो मैं अब रेस्ट भी लेता हूँ। बट उसका कहीं पर भी मेरे को ऐसे डिसिप्लिनरी मेरा इम्पैक्ट नहीं आने देता हूँ मैं। कि अगर एक दिन मैंने रेस्ट लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नेक्स्ट डे भी रेस्ट ले लो। रेस्ट फॉर वन डे इज गुड इनफ, बट नेक्स्ट डे यू अगेन हिट द जिम। एक्चुअली मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये था, सपोज आपको प्लान है वीक का, सपोज आपने प्लान बनाया कि मंडे में इतना करूंगा, ट्यूसडे इतना करूंगा, या थर्सडे मेरी जिम रहेगी, वट एवर प्लान इज, तो अब उसमें आप कैसे, सपोज आपने एक दिन मिस कर दिया, जैसे मेरे साथ होता है, मुझे लगता है नहीं यार ये मैं मिस कर दूंगा तो मेरे ऊपर एक बर्डन हो जाएगा, यार ये मुझे 20 या माना 15 किलोमीटर मैंने मिस किया है दिन वाला, तो मुझे 15 किलोमीटर कैसे कवर करूंगा मैं आगे? तो आप वो चीज आप ट्राई करते हो कवर करने का, या इट्स ओके लेट इट बी? नहीं, मैं उसी का ही आंसर देने की कोशिश कर रहा था कि आप एक पीरियड के बाद अगर आप एक डिसिप्लिन एथलीट बन चुके हैं, तो अगर आप एक रन मिस कर रहे हैं उसको, उससे आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप एक जिम सेशन मिस करने वाले कर चुके हैं या करने वाले हैं, उससे आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी आदत ना बन जाए, क्योंकि अब हैबिट नहीं बनना चाहिए। हाँ देखो, हैबिट क्या थी? पहले हैबिट थी आप जा नहीं रहे और कभी कभी जाते थे, ठीक है। अब हैबिट क्या है? आप डेली जाते हो, कभी कभी नहीं जाते हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। सही बात है। तो इससे मतलब
अगेन कि अगर आपको एक रूटीन में अगर आप आ चुके हो तो एक आधे दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। बट हाँ, ये अगर एक सही रूटीन बन चुकी है तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत ज्यादा अब्यूज ना करो। फिर आप अगर देखो एक लेवल पे आ चुके हो तो उसके बाद उसको खराब करने का कोई सेंस नहीं है। उसको कंटिन्यू रखिए। वीक में एक रन नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ, डोंट फील बैड अबाउट इट। मे बी योर बॉडी इज डिमांडिंग रेस्ट दैट टाइम। तो आप उस रेस्ट बॉडी को जब रेस्ट दे करके नेक्स्ट सेशन हिट करोगे, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव देन हिटिंग द सेशन इधर रनिंग और जिम सेशन इन ए फटीग। उसका कोई लॉस नहीं है। आप एक्चुअली में और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और इंड्यूस ही कर रहे हो। तो बेटर है कि अपने आप को रिकवर करके देन हिट करो। दैट विल गिव यू मोर माइलेज देन हिटिंग द जिम एंड रनिंग सेशन और फिटनेस सेशन इन ए फटीग। देयर इज नो पॉइंट। आई मीन दैट इज, आई थिंक देखो बहुत लोग करते हैं ऐसा, पर आई वुड से आप अपनी अपनी बॉडी की नीड पता होनी चाहिए, कैपेसिटी भी। हाँ, ये कोई रूल नहीं है कि डेली जिम हिट करना है। जनरली फिटनेस कम्युनिटी में बोला जाता है कि 3 दिन अगर आप जिम हिट कर रहे हो, इट इज गुड इनफ। और एक बॉटम लाइन प्रिंसिपल भी अगर आप देखें तो अगर आप एक सर्कल बनाएं, ठीक है, उस सर्कल को आप 3 पार्ट में डिवाइड करें, फिटनेस, डाइट एंड रिकवरी। इसी में आपकी पूरे टारगेट डिजाइन होते हैं। आपकी जो फिटनेस और ट्रेनिंग सेशन है वो आपका होना चाहिए 20%। 40% इज योर डाइट एंड 40% इज योर रेस्ट। एंड आई टेल यू व्हाई। आप जब एक लोड ऐड करते हैं बॉडी में, जब मसल स्टीयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट मील लिया और वो मसल रिकवर हो गया, सेकंड मील लिया रिकवर हो गया, शाम का मील लिया रिकवर हो गया, या रात को सो करके सुबह उठे तो वो रिकवर हो गया। 2 या 3 सेशन में ना तो चीजें इधर हो जाती हैं ना ही उधर जाती हैं। इट इज ए वेरी स्लो टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये ग्रोथ बहुत धीरे समय के साथ आती है। तो उसके लिए आपको अपना ये इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट मिस कर रहे हैं, फिटनेस, डाइट या रेस्ट का, आप मान के चलिए आपको वो गोल आप नहीं अचीव कर रहे हैं। आप अपने आप को एक भ्रम में लेकर के चल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी बॉडी समटाइम्स इट टेक्स 2 to 3 days टू एक्चुअली फुल्ली रिकवर। एंड ट्रस्ट मी, कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है, मैंने खुद फील किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा अब्यूज करते हो बॉडी को तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आई मीन दैट इज हाउ। सो you should plan the things. I mean this will make you more long lasting in the game. This will help you stay injury free in the game. So that is more important. आप अगर 6 महीने बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिर अगले 6 महीने इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो rather than which is not good. So why not stretch that plan for a year and have that recovery and rehab within that 6 months itself. तो 1 साल का प्लान बनाइए, एवरेज आपकी वही जाकर के बढ़ जाएगी। वही पड़ेगी ऑब्वियसली। तो बट अगेन ये चीजें देखो, कहावत है ना, आदमी ठोकर खा करके सीखता है। एग्जैक्टली। तो मैंने भी ठोकर खा करके सीखी है। ऐसा मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। आप ज्ञानी हो, ऑब्वियसली ज्ञानी हो। आप मुझे बताइए कि आपको कोई ऐसा रन जिसमें आपको मतलब मेजर इंजरीज हो गई, आपको लगा हो आपने बहुत ज्यादा लिमिट पुश कर दी है, आपको लगा कि अब बहुत लंबा रेस्ट भी करना पड़ा हो? Somehow मेरे को किसी रन में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है सच। आफ्टर रन या रन के कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरा कुछ आईटी बैंड में प्रॉब्लम आ रही है, या एंकल में प्रॉब्लम आ रही है, या ग्लूट में प्रॉब्लम आ रही है। समहाउ टचवुड ड्यूरिंग द रन कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसका प्रॉब्ली एक रीजन ये भी होता है कि आप उस टाइम पर आप एक हाई स्टेट में होते हो, आप एक हैवी जिसे बोलते हैं पम्प्ड स्टेट में होते हो। बट समहाउ आई वुड से कि ऐसा भी नहीं कि रन खत्म करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ फूट गया है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं। 2-3 हफ्ते बाद या महीने बाद समझ में आया कि हाँ, ये पार्ट अभी जो है वीक हो गया है या हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम एक छोटा सा इंसिडेंट था, जब रोहतांग में हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे
तो टॉप से जस्ट थोड़ा सा पहले पहले। मैं चाहूंगा थोड़ा बता दो लोगों के रोहतांग वाला रन क्या है, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में आप अच्छा, बता दो कितना किलोमीटर है, कैसा तो है। रोहतांग का जो रन रोहतांग है, एपिक। हाँ रोहतांग एपिक एक हेल रेस ऑर्गेनाइजर के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है, विच स्टार्ट फ्रॉम दी मनाली माल रोड, एंड इट goes from the over the top of Rohtang to the Sisu, which is just 2 or 3 kilometer up ahead of अटल टनल। तो ये रात को 10 बजे शुरू होता है, और हालांकि मैंने खारदुंगा रन भी किया हुआ है, बट समहाउ मुझे ये उससे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, रीज़न बीइंग कि रात को 10 बजे आपका सोने का टाइम होता है और ये रन शुरू होता है। सेकंड थिंग, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो टेम्परेचर डिप करता है, समा हमें वो नहीं मिला बट ऐसा होता है वहाँ पर। थर्ड थिंग कि डिस्टेंस। खारदुंगला में जो आपका टॉप है वो 32 किलोमीटर है, और इसमें जो टॉप है वो 50 किलोमीटर है। ओके। सो विच इज 18 किलोमीटर मोर देन द खारदुंगला। आप 50 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना और 32 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना, दोनों में बड़ा फर्क आ जाता है। खारदुंगला में अगर आप पूरी तरह से ट्रेंड है तो वहाँ एक फैक्टर जो है वो है ऑक्सीजन का फैक्टर, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो वहाँ पहले 10-12 दिन 15 दिन पहले जा करके। बट रोहतांग का रन आई वुड से इट्स चैलेंजिंग ऑन बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि रात को 10 बजे शुरू होता है, अंधेरे में आपको पता नहीं लगता। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद ही इट इज पिच डार्क एवरीवेयर, यू डू नॉट नो वेयर यू आर। और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसमें इतना पिच डार्क रहता है, आपको ये पता नहीं लगता कि आपका पैर कहाँ पड़ रहा है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, रोड पे बर्फ पिघल करके उसका पानी आ रहा होता है, तो आपको जब तक आप उसमें झांक करके देख ना लो, आप उसको क्रॉस करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बर्फ जमी हुई है या वो पानी कितना गहरा है, बिकॉज पानी इतना बर्फ का पिघला हुआ इतना क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, आप डेप्थ का अंदाजा लगा सकते डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपको हर जगह झांक झांक करके चढ़ना पड़ता है। तो ये चीज हमने पूरे रास्ते थ्रू आउट की। वी डिडंट वांटेड टू स्टेप इनटू द वाटर विदाउट लुकिंग एट इट। और जब तक उजाला नहीं हुआ तब तक हमने ऐसा कहीं रिस्क नहीं लिया। हमने अपने जूते बचाने की कोशिश की कि जूते में पानी ना चला जाए, और पानी भी बर्फ का पिघल के आ रहा था तो ठंडा ही था। बाद में प्रॉब्लम। पर जब ऊपर पहुंचे तो नज़ारा कुछ अलग था, पूरा चारों तरफ वादियां, पूरी पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। और फिर जब ऊपर ऊपर पहुंचने में हमें काफी समय लग गया था, लगभग 8.5 घंटे के करीब लग गया था। जब हमने कैलकुलेट किया कि अगर इसी तरह से दौड़े तो ये तो 13.5 घंटे में खत्म होगा। और जब 13.5 हमें समझ में आया कि 13.5 घंटे में खत्म होगा, 13 या 13.5 घंटे का कुछ फिगर ऐसे निकल के आ रहा था। मैंने कहा नहीं, इतना तो नहीं करेंगे खत्म, इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। सो आई टुक अ ब्रेथ, अपने आप को थोड़ा सा मैंने रिकलेक्ट किया कि अभी क्या करना है। थोड़ा पानी पिया, थोड़ा एनर्जी लिया, और देन आई अगेन hit my energy booster. I generally don't listen to songs in my practice. मैंने कभी नहीं देखा आपको। I don't do that, but I use it. इवेंट में भी मैं ऐसा नहीं कि स्टार्ट से ही लगा लूं। आप साथ लेकर चलते हो? मैं साथ में लेकर के चलता हूँ। हाँ, मैं साथ में लेकर चलता हूँ, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, आई टेक एडवांटेज व्हेन नीडेड। जरूरी नहीं कि आपको अपने सारे हथियार एक ही बार खर्च कर देने हो। सही बात है। तो एक एक करके आप अपनी पावर से यूज करो। जो आपको बूस्ट करते हैं वो एक एक करके चीजें एक एक करके यूज करो। तो वहां पर जब गाने लगाए, आई गॉट माई मच नीडेड बूस्ट एंड वी हिट द पेडल। टॉप से हमने रन शुरू किया, बीच में पानी की धाराएं भी आ रही थी, और उधर की तरफ उतरते समय धाराएं ज्यादा चौड़ी थी, वाइड थी चढ़ते समय के बजाय। तो मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मुझे था कि आई हैव टू जस्ट फिनिश विद सम रिस्पेक्टिव टाइमिंग। और करते करते हम लोग 17 किलोमीटर तक अगेन नॉन स्टॉप दौड़े। मेरे पास सब पानी वानी सब खत्म हो चुका था, क्योंकि बीच में एक दो उनके हाइड्रेशन के लिए कैब्स भी खड़ी हुई थी, पर मैं रुका नहीं। और मैं रुका तब जब मेरे पास पानी खत्म हो चुका था। और फिर ये देखा कि अब क्या करें, हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था पानी के लिए। इसी दौरान में हमने जितने रनर्स हमसे आगे थे, हमने सबको
पीछे छोड़ दिया था। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाता है कि जब आप किसी को पीछे छोड़ देते हो। ऑब्वियसली रन में तो हाँ। और एंड टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा हाँ, बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। हाँ, तो सरप्राइजिंगली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग सेकंड पोजीशन पे चल रहे हैं। ओके। हमें नहीं पता था। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक्चुअली में हम सेकंड नंबर पर हैं। अब एक हेल रेस में सेकंड Second नंबर आना पे आना बहुत बड़ा respect वाली ही, बात है। और वो भी पता नहीं कि आप आ चुके हो, तो वो बड़ा ही इमोशनल समय हो गया था। तो आई क्राइड अ लॉट देयर। मेरा दिल भर गया कि यार हाँ, मुझे हमें बताया कहाँ, था। एक तरफ तो हम 13 घंटे का खत्म करने की सोच रहे थे और अभी हमने 11.5 घंटे में ही खत्म किया है, और हम सेकंड आ चुके हैं। तो अनुभव भाई ने बताया था मुझे, आप बहुत रोए थे लिपट के उनसे। ऐसा होता है गाइस, खुशी के आंसू कुछ अचीव कर लो इस तरह से बहुत होता है। मैं ऑलमोस्ट हर रन खत्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा रोया हूँ। हाँ, मैंने आपको स्टेडियम में भी देखा था टफमैन वाले। हाँ, उसमें आप फर्स्ट आए थे तो उसमें भी आप रोए थे। टफमैन वाला तो शायद मैं कहूंगा कि वो पहला, शायद वही एक ऐसा रन था जो मैंने जैसा प्लान किया था वैसा हुआ। ओके। अदरवाइज बाकी रन्स में बस तैयारी करके गए थे। ये नहीं पता था कि इसमें कैसा होने वाला है। बहुत से लोग सोचते होंगे मेरे बारे में कि ये बोलता कुछ है करता कुछ है, बट ऐसा नहीं है। आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो, आप अलग अलग पार्ट्स में चीजें ट्रेन कर रहे होते हो। आप 80 किलोमीटर के लिए 80 किलोमीटर तो दौड़े नहीं हो, तो आपको नहीं पता कि कैसा होने वाला है। ऑब्वियसली। तो ये तो करते समय आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आप मेंटली कैसे अपने आप पुश कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी बात हाँ, होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर आपको कितना सपोर्ट दे रहे हैं, तो उन सब चीजों पे बहुत मैटर डिपेंड करता है। बट टफमैन का जो स्टेडियम रन था, आई एक्चुअली वांटेड टू डू 65 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। वो मेरा गोल था, और somehow I did 66 किलोमीटर्स। नहीं, बहुत अच्छा था वो। मैं साथ ही था गाइस, मैं साथ में ही था एक्चुअली। मेरा भी 6 आवर्स का ही था, पर मैंने बस 53-4 ऐसा कुछ किया था। मेरे पेन आ गया था काफ में बहुत ज़्यादा, तो मैं रन वॉक मिक्स करके हुआ था। मेरा टारगेट 55-6 ही था। मैं बहुत नया ही था उस टाइम पे। और लेकिन जब मैं रन कर रहा था लास्ट के फ्यू आवर्स, लाइक 1 आवर के आसपास की बात मैं करूँगा, भैया रन कर रहे थे साथ में ही, तो जो पेस था इनका, मैं शॉक था इनको क्या हो गया, ये बहुत तेज भाग रहे थे। आई थिंक 5.5 का ऐसा कुछ पेस में किलोमीटर्स निकाल रहे थे। बहुत, मैं पूरा लैप नहीं पाऊँ, 2 बार मुझे क्रॉस कर जा रहे हैं। मैं क्योंकि थोड़ा रन वॉक मिक्स कर रहा था कि कोई भी रनर वहाँ पे ऐसा नहीं था जो इन्हें देख के शॉक नहीं था। कोई भी रनर ऐसा नहीं था जो इनके आसपास भी हो। बहुत ऑसम भाग रहे थे, और प्रॉपर कुछ स्लोगन पंजाबी चक दे पट्टे एंड ऑल एक्चुअली पंजाब से हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, बहुत वाव रन था एक्चुअली वो। मैंने उस टाइम पहली बार इनको उतना एक्साइटेड देखा था, और बाद में जब रन फिनिश हुआ, जब उन्होंने देखा, पता तो चल ही आता है स्टेडियम में कि आपके कितने किलोमीटर्स हुए हैं, क्योंकि साथ के रनर्स देखते रहते हैं, स्क्रीन पे शो होता रहता है। तो जब उनको पता चला ये फर्स्ट आए हैं, तो प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बाद में आंसू। शायद आपका फर्स्ट पोडियम भी था वो ना? मेरा यस, दैट वाज माय फर्स्ट अल्ट्रा पोडियम। ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल था मोमेंट। मैंने पहली बार उनको रोते हुए देखा। मैं नया था, मुझे लगा यार लोग रोते भी हैं। तो उस दिन समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है। और वो रन से पहले मैं इंजर्ड था, और वो 6 घंटे इसलिए किया था कि मैं 12 घंटे में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं इंजरी से रिकवर हुआ हूँ। हाँ, और पर समहाउ अगेन एक था ये भी कि 6 घंटे में मैं बेस्ट कितना कर सकता हूँ। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पहले 2-3 घंटे आई डिड इट वेरी कंजर्वेटिवली। मैं देख रहा था मेरे से बहुत लोग आगे मुझे बहुत क्रॉस कर चुके थे, पर आई थॉट कि नहीं, अपना रन और अपना फन, ठीक है। आपको अपनी गेम खुद प्ले करनी है। आपको किसी दूसरे को फॉलो करके अगर आप अपनी गेम डिजाइन कर रहे हैं, यू I mean, you do not know what is exactly going to happen. यस। तो be the master of your own game. किसी को फॉलो मत करो, एडवाइस सबसे लो, हाँ, सुनो सबकी, बट करो जो आपकी बॉडी आपको बोल रही है। अपनी बॉडी की सुननी भी आनी चाहिए। देखो, आप अगर सबकी सुन रहे हो, अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे हो, हाँ, तो आप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कुछ ठोकर खा करके गिर बिल्कुल पड़ोगे। प्रॉब्लम होने वाली, स्पेशली एक्चुअली इवेंट वाले दिन। क्योंकि पहले मैं भी ये बहुत शौक रहता था, सब लोग जैसा आप बता रहे हो, पहले मैंने स्टार्ट ही किया था लगभग 3 साल पहले।
तो जब मैं सोचता था ये कैसे अपनी कैलकुलेशन उठा लेते हैं कि यार ये मुझे 50 किलोमीटर करना है, तो मैं इस पेस पे रन करूंगा तो 50 तक मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरे साथ क्या होता था, मैंने प्लान कर लिया हवा में कुछ भी, आज मैं 5:30 के पेस पे 20 करूंगा, पता चला हम 10 पे खत्म हो गया। मैंने कहा ये एनर्जी बैलेंस कैसे होता है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हमें कितने, मेरे पास कितनी एनर्जी बची है, या मैं नहीं ज्यादा खींच रहा हूँ, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा उस पेस पे, तो थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। तो ये सब चीजें आप रन के एक्सपीरियंस से सीखते हो एक्चुअली, और सालों लगते हैं चीजों को राइट बिल्ड करने में। एग्जैक्टली, तो ये राइट। बहुत बड़ा सो फैक्टर है कि रनर्स स्टार्टिंग में बहुत खींचते हैं, पुश करते हैं खुद को बहुत। आगे आपने देखा होगा 10 किलोमीटर रेसेस में, 5 स्लाउचिंग किलोमीटर, कर रहे हैं हाँ, पर चले जा रहे हैं और तो बस उसके बाद वो खत्म हुआ, बाद में वो वॉक करके फिनिश कर रहे हैं, या बाद में जो हम्म, बहुत, जो उनसे भी थके हुए रनर हैं, मतलब हल्के रनर्स हैं, वो भी इनको क्रॉस कर दे रहे हैं। तो आपको हमेशा समझना होगा कि बॉडी को बहुत अच्छे से आपको समझना आना हाउ चाहिए। टू स्पेंड योर एनर्जी, यू नीड टू हैव यस, दैट लेवल ऑफ कंट्रोल, हाउ यस, टू यस। स्पेंड योर एनर्जी। तो वो विद टाइम आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो अगर आप किसी दूसरे को फॉलो कर रहे हो, आपको नहीं पता कि उसका ट्रेनिंग लेवल क्या है, उसका फिटनेस लेवल क्या हाँ, है, उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है, वो कब से इस गेम में है, स्पोर्ट्स में है, कब से नहीं है, आज उसका पहला दिन है या वो 10 साल से है। तो आप सीखो सबसे, लेकिन अपनी इक्वेशन खुद सोल्व करो। यस। और ये टाइम के साथ आएगा। फिर मैं हाँ कह रहा हूँ, आप एकदम से स्टार्टिंग में नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा इस तरह से रहता था, बट धीरे धीरे मैंने समझा कि यार ये अपनी बॉडी में कितनी जान बची है, आप क्या कर सकते हो। क्योंकि एग्जैक्टली आप, मुझे नहीं पता ना आप में कितनी ताकत है, आप कितना हम्म, लंबा खींच सकते हो। मैं कहूँ आप इस पेस पे इतना कर लो, भले ही आपने जो फैक्टर्स दो, आपने आपने मुझे बता दो मैं इतने 5 किलोमीटर इतने मिनट में करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी आप ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्लान करो। बट एग्जैक्टली आपने जब वो 5 किलोमीटर 20 मिनट्स में किए थे, या जिस भी टाइम में किए थे, आपने किस लेवल तक खुद को पुश किया था, आप बिल्कुल डेड हो गए थे या नहीं, आपके लिए कंफर्टेबल था वो। तो ये सब चीजें आप ही बेटर समझ पाते हो, तो बेटर है कि आप इसी का डिसीजन खुद से लें। इवेंट डे वाले दिन अभी जी ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो एक चीज और, भैया तो योगा में बता ही रहते हैं, इनका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग शौक हो जाओगे सुन के। जैसे कि इन्होंने सूर्य नमस्कार ये अपने हर बर्थडे पर करते हैं, और वो नंबर बहुत शॉकिंग है। मैं चाहूंगा ये खुद ही बताएं ये कब, कितनी सालों से मतलब अपने बर्थडे पर ये कर रहे हैं, और कितना कितना नंबर अचीव करते हैं। सो एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो 100 सूर्य नमस्कार किए थे मेरे बर्थडे पे। कौन से बर्थडे पे? 2019 की बात है ये, जहाँ तक ओके, मुझे याद है। तब मुझे योगा करते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका था, ओके, 1 डेढ़ साल हो चुका था। तो आई थॉट हम लोग योगा में सूर्य नमस्कार करते हुए बड़े पम्प्ड अप हो जाते थे, क्योंकि हमारे जो कोच थी हाँ, वो बहुत फास्ट कराती थी और अलग अलग तरह से कराती थी, तो उसमें बड़ा फन सा आ जाता था। वन डे आई, सो एंड आई वाज ओनली वन देयर टू पुश की और कराओ, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट वो 30 से ज्यादा नहीं हो पाते थे। तो उसको मैंने ऐसे बोला कि किसी दिन आप 50 कराओ और किसी दिन आप 100 कराओ। अब 100 जिस दिन होना था उस दिन मेरा बर्थडे था, मैंने उसे बताया नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, बट मैं ओके, सोच के गया था मुझे 100 सूर्य नमस्कार करने हैं। तो उन्होंने मुझे 40 के बैच में कराया, बीच में 5 मिनट का गैप रहा होगा, बट 40 जो थे और 30 थे कंटिन्यूस हो कंटिन्यूस। रहे थे। तो पर उस समय जो 100 भी किए थे, तो मेरे 100 खत्म करने के बाद मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, ये हालत थी। तो पर अगेन जब योगा से रनिंग में आ गए, तो वो एक दो बार नहीं हो पाए मुझसे। एक दो बार में मैंने नहीं हो पाया इन द सेंस कि मैंने मिस किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। देन सडनली फिर एक दिन ऐसे माइंड में आया कि योगा, सूर्य नमस्कार करते हैं लोग, रनिंग करते हैं, बट योगा इज माई फर्स्ट, जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट क्रश। तो मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। तो फर्स्ट आई थिंक सेकंड टाइम जब मैंने किया तो मैंने 500 सूर्य नमस्कार किए थे। बहुत बड़ा नंबर है। तो उसके जो नेक्स्ट ईयर किया मैंने, तो मैंने 1001 सूर्य हाँ, नमस्कार किए तब थे। एक्चुअली मेरे सामने पहली बार था एक्चुअली, तो मैं शॉक था ये सच में, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो, पर आपने वीडियोस देखे। फिर मैंने बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं था उस टाइम पे, मैं लोगों को डिस्कस किया कि सच में ये ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, कि आप जानते नहीं हो, मुझे बोला आप जानते नहीं हो, आप देखना पता चलेगा आपको कि बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली ये। तो फिर बस तब से एक काइंड ऑफ ये रिचुअल बन गया कि हर बर्थडे पे सूर्य नमस्कार करना है आपको। करना है। लास्ट ईयर कितना किया था आपने? लास्ट लास्ट बर्थडे ईयर पे? मैंने तो इस साल 1100 किए, लास्ट ईयर भी 1100 किए थे। ओके, और लास्ट ईयर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, आई थिंक 10th को मेरा बर्थडे था, मैंने 1100 सूर्य नमस्कार किए थे, और 12th को मेरी फ्लाइट थी यूएस की। ओके, अब समहाउ वो उस समय मैं कुछ और भी चीजों में बिजी था, मैं अपने आप को रेस्ट नहीं दे पाया। सूर्य नमस्कार के बाद आई वाज कंटिन्यूसली ऑन द मूव, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मेरा बेटे की भी फ्लाइट थी, ओके, मेरी भी फ्लाइट थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था। तो वो थोड़ा सा एक अनरिकवर्ड स्टेट में था, और
जस्ट बिफोर द फ्लाइट मेरे को थोड़ा 99 फीवर हो गया। और somehow फिर एक पैरासीटामोल वगैरह कुछ लिया और रेस्ट किया 1 घंटा, और एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहां पर सो गया। तो somehow मुझे ये हो गया था कि क्या मैं फ्लाइट भी ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज वो लोग एयरपोर्ट पे उस समय भी थर्मामीटर से चेक कर रहे थे। कोविड का माहौल था कुछ। बट दैट बिकम्स अनदर एडवेंचर कि जब फ्लाइट से पहले, पहली इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले आप इस इतनी हैवी एक्टिविटी कर रहे हो और फिर हाँ। आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो और बीमार हो, थोड़ा सा बुखार हो गया है। बट समहाउ अगेन विद टाइम एक ये भी चीज समझ में आ चुकी है कि अगर कोई आप किसी एक फटीग स्टेट में चले जा रहे हो तो आपको अपने आप को रिकवर भी कैसे करना है। वो टेंशन वाली बात नहीं है, पहले ऐसा हाँ। होता नहीं यार ये क्या हो गया, हाँ, ठीक क्या है हो हमारे गया। अब पता है यार ठीक है, वो एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगा। मैनेज करना अब आ चुका है। खैर 4-5 साल रनिंग हो गई है करते हुए, उससे पहले योगा कर रहा था, तो अब ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ चुकी हैं। नहीं अच्छा है। बाकी जो रनर्स आजकल जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी से, उनके लिए क्या मैसेज आपका? उनके लिए मैसेज यही है सबसे पहले कि एक तो बैलेंस करके चलो आप। रनिंग के लिए रनिंग जरूरी नहीं है। हाँ ये आपने मुझे बहुत बोला है, रनिंग करने के लिए रनिंग ना करना भी जरूरी है। हाँ, रनिंग के लिए सिर्फ रनिंग जरूरी नहीं है। रनिंग के लिए आप स्ट्रेंथ कीजिए, डाइट कीजिए, रिकवरी कीजिए, एंड स्ट्रेंथ में भी अब ये जरूरी नहीं है कि आप जाकर के वो एक्सरसाइज करें जो एक बॉडी बिल्डर कर रहा है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं करना है। जिम में आप जाते हो हाँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं आप गए बाइसेप्स ट्राइसेप्स एंड देन ये सब में लगे हो, आप रनर हो, आपको समझना पड़ेगा, आप एथलीट हो, हाँ। आपको कहाँ काम करना है, कौन सी मसल आपके स्पोर्ट में यूज होती है। Right. ये डिपेंड करता है क्या स्पोर्ट, कोई भी एथलीट, आप रनर हो, आप कुछ भी गेम खेलते हो, डिपेंड एक एथलेटिक्स का वर्कआउट और एक बॉडी बिल्डर के वर्कआउट में बहुत फर्क है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉडी बिल्डर का वर्कआउट नहीं करना है आपने। आपने वो वर्कआउट करना है जहां आपकी पूरी बॉडी एक यूनिट में आप एक यूज कर सको, एक बैलेंस में यूज कर सको। क्योंकि अगर बॉडी का कहीं भी कोई भी पार्ट, कोई लिगामेंट या कोई ज्वाइंट या कोई मसल वीक है तो आपको वो उस एरिया को पूरे को डैमेज करेगी। तो आप जब जिम जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने एक पार्ट के पूरे प्रोफाइल पे काम करें। जैसे लोअर पार्ट है, बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि ग्लूट वर्कआउट भी करते हैं या हैम वर्कआउट भी करते हैं या एंकल वर्कआउट भी करते हैं। तो ये ऐसा ज्यादातर मुझे लगता है लोग स्क्वाट के अलावा कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, वही करते हैं मोस्टली। और मेरे साथ इंजरीज 2 बार ऐसा हुआ है गाइस कि एक बार सबसे पहले मेरे एंकल स्प्रेन इतना होता था मुझे, जैसे ही मैं रन किया, शू चेंज किया, कुछ भी ऐसा हुआ, एंकल स्प्रेन हो गया और मैं बहुत परेशान रहा उसकी वजह से। मैंने भैया को कॉन्टेक्ट किया था पहली बार कि उन्होंने मुझे 2-3 एक्सरसाइज अच्छे से भेजी, 4-5 शायद सेट ऑफ एक्सरसाइज थी, शायद वीडियोस भी थे कुछ। तो मैं सबको अच्छे से, उन्होंने मुझे कहा था कि जाने इनको 15 डेज कर लो, आपको लाइफ में कभी इंजरी नहीं होगी। और मैंने सच में 15-20 डेज ही की थी। अब मैं इतना कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन सच में मेरा पैर कई बार इतना ज्यादा बैंड हो गया है, लेकिन अब लगता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, इतना स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है कि प्रॉपर ब्रेक भी पड़ जाती है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी बॉडी अब ट्रेन हो चुकी है कि उस इम्पैक्ट को झेल सकती है। एग्जैक्टली सेम नी के साथ भी है। मैंने सेम कॉन्टेक्ट किया था भैया को, मेरे नी में पेन आया था, शायद 1.5 ईयर हो गया। आई मीन वही वाली बात है, अब बहुत सारी मसल्स काम कर रही होती हैं। आप एक बॉडी बिल्डर क्या करता है, वो एक रेपिटेशन को, एक मूवमेंट को 8, 10 या 15 बार करेगा। बट रनिंग में आप एक ही मोशन को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे किए जा रहे हैं एक ही मोशन को। तो वो तो आई मीन दैट इज इनॉर्मस लोड। सो आपको एक माइन्यूट से माइन्यूट पार्ट को भी प्रॉपर्ली ट्रेन करना है, अदरवाइज वही वीकेस्ट लिंक हो सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि एक रन आप कर रहे हो 1 आवर, तो अप्रोक्स आप 1 आवर में 10,000 स्टेप्स के आसपास आप रन करोगे। आप सोचो 10,000 टाइम आपकी मसल यूज हो रही है 1 आवर। राइट। आपने थोड़ा 10 आवर्स किया तो आप सोचो कितना आपने लोड डाला एक मसल को। आप सोचो ना, आप हाथ को भी यूं यूं हिलाते रहोगे ना, आपको लगेगा यार ये दर्द होने लगा। आप लेग्स को प्रॉपर मूव कर रहे हो, अपने हिप जॉइंट को मूव कर रहे हो, नी, एंकल, सब पर बहुत लोड आ रहा है। तो सारी ये सब चीज़ बहुत जरूरी है। तो जब भी आप जो भी स्पोर्ट आप करते हैं, जो भी आप गेम खेलते हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए। और बाकी और कोई आपका टिप है, कुछ भी आप बोल सकते हो आप अपनी तरफ से, जो भी मैं यही कहूँगा कि आप कंप्लीट प्रोफाइल पे काम करें। आप बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको इक्वली समझ करके ट्रेन करें, सबकी इक्वल जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि हम रनर्स हैं तो हम सिर्फ लेग्स ही ट्रेन करें, हमें अपना कोर भी ट्रेन करना है, हमें अपना अपर भी ट्रेन करना है। बिकॉज आपका अगर अपर वीक है
तो आप हो सकता है लेग से ना थकें लेकिन अपर से थक जाएं, आपके कंधे थक सकते हैं, हाँ आपकी गर्दन थक सकती है, आपकी बैक थक सकती है, उस वजह से आपको रुकना पड़ सकता है। तो आपका अपर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और आपका कोर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, आपकी लेग्स, जॉइंट्स, एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो उसमें आप ट्राई टू मेक योर वर्कआउट एज फुल ऑफ वैरायटी एज पॉसिबल। किसी भी एक वर्कआउट के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 6 महीने तक लगातार किए जा रहे हैं अनलेस अनटिल कोई स्पेसिफिक नीड नहीं हो। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी करते रहें और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हर वीक चेंज किए तो जा रहे मसल हैं। वो रेडी होगी नहीं कभी। हाँ, कोई भी एक वर्कआउट आई वुड सजेस्ट कि एक पैटर्न कम से कम आप 3 महीने तो जरूर फॉलो करें और उसके बाद उसको धीरे धीरे अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें, तो ताकि आपको एक ओवरऑल कंप्लीट जैसे बोलते हैं कि स्ट्रेंथ गेन मिलता रहे। सेम डाइट में भी मैं बोलूंगा कोई एक डाइट को मत फॉलो करो, आपको अपनी डाइट में सारे इंग्रेडिएंट्स रखने चाहिए, नट्स, सीड्स एंड जो जो प्रोटीन एंड ऑल। अगर आप एग नहीं लेते तो आप सोया चंक्स एंड सोया चंक से पल्सेस से अपनी प्रोटीन की रिकवरी कर सकते हैं और मेक श्योर आप हाइड्रेट प्रॉपर रहें, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बॉडी के कुछ टेस्ट भी आप करवाते रहें, ये करवाते रहे। आई एम एग्री। जिसमें से आई वुड से कि एक बेसिक टेस्ट जो हर एक रनर को, एथलीट को करवाना चाहिए वो होता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। उससे आपको ये पता रहता है कि एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशंस की या मसल की या प्रोटीन की या हाइड्रेशन की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही है। तो वो एक बहुत ही आई वुड से अच्छा टेस्ट है जो कि एक कंप्लीट पिक्चर बता देता है आपकी बॉडी का। तो उससे आप अपना वर्कआउट डिजाइन कर सकते हैं, वो वर्कआउट डिजाइन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है वो। नहीं, अच्छा है काफी। बहुत ज्यादा नॉलेज वाली चीज मुझे मिली है, मुझे भी आपको भी अच्छा लगा होगा क्योंकि जनरली रनिंग हम डिस्कस करते थे तो अक्सर इवेंट का डिस्कशन होता है और इस तरह की नॉलेज तो शेयर होती है बट इतना डीप जाकर नहीं डिस्कशन कर पाते हैं। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे रनर्स या जो भी एथलीट हैं हमारे ग्रुप में और बाहर भी उनसे आपको मिलवाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया तो ये सारा कंटेंट। थैंक यू एवरीवन और बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू।